नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं अभी फाइनेंस और इस्टेब्लिशमेंट का वो प्रश्न जो एनएआईआर द्वारा पूछा गया है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, आज पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में फिर वही प्रश्न को डील करेंगे जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, और इससे आगे पीछे जो भी उसका सॉल्यूशन होगा, डिटेल्स होगा, और उस पर हम लोग प्रश्न पर एनालिसिस करेंगे और इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। डिटेल्स एनालिसिस हम लोग करेंगे प्रश्नों का। दोस्तों, यदि आप एएन जेईई की तैयारी करते हैं तो हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है जिसका नाम है एलडीसी क्रैकर। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। वहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, सारे मैनुअल का नोट्स मिल जाएगा, सारे मैनुअल का चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ऑल थिंग्स आर अवेलेबल देयर। तो आप जाइए और तैयारी वहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। चलिए, आज हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस का पहले प्रश्न पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, एज पर इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल नॉर्मली द सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट शुड बी। कह रहा है कि नॉर्मली जो ग्रुप बी पोस्ट का अपॉइंटमेंट होता है, ग्रुप बी ऑफिसर का, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने सालों पर होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 1 in 2 years पे होता है। और ये हम चलिए आपको दिखाते हैं। इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल का चैप्टर नंबर 2 में ये लिखा हुआ है। चैप्टर 2 का पारा नंबर 202 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल का। देखिए चैप्टर 2 है, सेक्शन ए का पारा नंबर पढ़िए 201। पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है 201 में क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्शन। क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट शुड बी हेल्ड वंस इन 2 years। 2 साल में एक बार क्या करना है, ग्रुप बी का अपॉइंटमेंट करना है। तो ये हमारा आंसर मिल गया दोस्तों। चलिए इसमें थोड़ा सा और डीपली भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 201 का 1 पढ़ लीजिए। कह रहा, ऑल वैकेंसी इन ग्रुप बी आर फिल्ड बाई प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल ग्रुप सी एम्प्लॉय। ठीक है, ग्रुप सी को बी में कन्वर्ट करना है। एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जाम, जो अभी होने वाला है दोस्तों। यानी एलडीसी की बात कर रहा है कि एलडीसी के थ्रू आप ले सकते हैं एग्जाम को। वेयर इज अ स्कीम is in force, where the scheme of LDC is in the force, the selection is held to fill 70% of the vacancy and LDC is held to fill the remaining 30% of the vacancy। कह रहा है कि LDC को आपको 2 पार्ट में लेना है, एक जाएगा 70% में, एक जाएगा 30% में। ये 2 पार्ट में करके आपको, और वो भी स्कीम को फोर्सली अप्लाई करना है, और आपको 2 साल में वैकेंसी को लेना है। ये रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर है दोस्तों। रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 205/2/69 5/1/2006 को निकला था। और ये फ्रीक्वेंसी का जो लेटर है वो देखिए यहाँ दिया हुआ था, 5/8/98 को निकला था। फिर इधर नीचे पूरा उसका प्रोसेस दिया हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी कैसे क्या करेगी, कौन ऑर्डर देगी, जनरल मैनेजर ऑर्डर देता है। और द सिलेक्शन कमेटी शुड बी कंसिस्ट 3 हेड डिपार्टमेंट ऑफिसर। पर इसमें जरूरत नहीं है, मेनली हमें यही प्रश्न ज़्यादा पूछता है एग्जाम में कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है ग्रुप बी ऑफिसर का। इसका फ्रीक्वेंसी होता है दोस्तों 1 in 2 years। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रीजल रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं एपीआर। कभी कभी तो एग्जाम में एपीआर का फुल फॉर्म पूछ लेता है दोस्तों, तो याद कर लीजिए, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रीजल रिपोर्ट ऑफ ऑल ग्रुप सी रेलवे एम्प्लॉयज शुड प्रेजेंटली बी डील्ड ऑन विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कह रहा है कि इनका जो एपीआर भरा जाता है किस प्लेटफॉर्म के तहत एम्प्लॉय का भरा जाता है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि HRMS के थ्रू भरा जाता है ग्रुप सी का। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और आप देख रहे होंगे, स्पैरो, SPARROW। इसके द्वारा ग्रुप ए ऑफिसर का भरा जाता है दोस्तों। ग्रुप ए और बी ऑफिसर का एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भरा जाता है। अब इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि SPARROW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रीजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। चलिए लिख देते हैं हम आपको, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रीजल रिपोर्ट
रिपोर्ट, रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ऑनलाइन विंडो, ऑनलाइन विंडो। तो ये उसका फुल फॉर्म होता है स्पैरो का, और ऑफिसर लोगों का इस प्लेटफॉर्म के जरिए APR भरा जाता है। ठीक है, ग्रुप से का क्लियर हो गया, HRMS के थ्रू भरा जाता है, और A और B का किससे भरा जाता है दोस्तों? स्पैरो के द्वारा भरा जाता है, SPARROW, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो आप इसका फुल फॉर्म दोनों का याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इफ़ ए रेलवे एम्प्लॉय हैज़ यूज्ड ऑल प्रिविलेज पासेस, कह रहा है कि वो सारा प्रिविलेज पासेस कोई रेलवे एम्प्लॉय है जो यूज कर चुका है, ड्यू इन दैट कैलेंडर ईयर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस ही कैन बी इशू वन मोर प्रिविलेज पास ड्यूरिंग द सेम कैलेंडर ईयर। और वो चाहता है किस बेसिस पे उनको एक और प्रिविलेज पास मिले। तो दोस्तों बिल्कुल मिलेगा, 4 मंथ पहले कैलेंडर ईयर शुरू होने से, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर शुरू होने से पहले 4 मंथ उनको मिल जाएगा, 4 महीना पहले। तो आंसर हो जाएगा हमारा, इट कैन बी इशू फॉर जर्नी कमेंसिंग इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर इशू होने के लिए, वो जर्नी कंप्लीट करने के लिए आपको मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप अगले साल के लिए लेंगे वो आपको यूज भी अगले साल ही करना है, यानी 1 जनवरी से ही इसका वैलिडिटी स्टार्ट होगी। जो इसकी जर्नी स्टार्ट होगी वो 1 तारीख से ही, 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, 1 जनवरी से इसकी वैलिडिटी स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए दोस्तों, सीधे एक हम पास पे लेके आ गए हैं आपको, इसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस करने के लिए। देखिए डेट ऑफ इशू जो पास का है वो है 14/11/2025 और वैलिडिटी है इसकी 13/3/2026 तक। इसका मतलब जो पास इशू हो रहे हैं वो 4 मंथ के लिए इशू हो रहे हैं, और वो जो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का भी जो पास इशू होगा वो भी बिफोर 4 मंथ ही इशू होगा। दूसरा एक चीज़ और जान लीजिए, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है वो पूछता है कि लगेज अलाउंस कितना ले जाते हैं, ये भी प्रश्न पूछता है दोस्तों। तो लगेज है 70 kg पर एडल्ट ले सकते हैं। वो किस क्लास के लिए? क्लास फर्स्ट क्लास के लिए। देखिए दिया हुआ हमारा कि फर्स्ट क्लास के लिए जो आपका लगेज है वो 70 kg पर एडल्ट है ना, और 1/2 पर चाइल्ड है। इसका 1/2 होगा चाइल्ड के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रेम, PREM, प्रेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बहुत बार एग्जाम में हमारा पूछा है दोस्तों, 70% में भी 30% में। इसका आंसर होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। ये उसका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। हम बता दें प्रेम के बारे में दोस्तों कि प्रेम जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो 1977 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका जो मीटिंग होता है प्रेम का वो 3 लेयर में होता है, 3 लेयर में होता है, यानी 3 लेवल में होता है। कौन कौन सा? पहला इसका लेवल जो है वो है रेलवे बोर्ड लेवल पर होता है, रेलवे बोर्ड लेवल पे होता है पहला मीटिंग। दूसरा जो मीटिंग होता है इसका होता है जोनल लेवल पे मीटिंग होता है, इसका जोनल लेवल पे इसका मीटिंग होता है। और तीसरा जो इसका मीटिंग होता है दोस्तों वो डिविजनल लेवल पे होता है, डिविजनल लेवल पे होता है, डिविजनल लेवल पे होता है। अब हम बता दें कि रेलवे बोर्ड लेवल पर जो मीटिंग होता है इसका जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन ऑफ RB होते हैं। इसका जो प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे? चेयरमैन जो होंगे रेलवे बोर्ड का वो होंगे इसका प्रेसिडेंट। चेयरमैन जो होंगे वो रेलवे बोर्ड का होंगे, ठीक है ना। और जो जोनल रेलवे का जो होंगे प्रेसिडेंट ये हो जाएंगे हमारे GM जो होते हैं वो होते हैं इसका प्रेसिडेंट। तो इसका जो प्रेसिडेंट होंगे वो GM होंगे। और डिविजनल लेवल पर जो इसका प्रेसिडेंट होते हैं प्रेम का ये होते हैं हमारे DRM प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये 3 पॉइंट, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इसमें कि इसकी जो मीटिंग होती है तीनों की वो कब कब होती है। तो बहुत याद करना आसान है इसका, तीनों का मीटिंग दोस्तों वंस इन क्वार्टर ही होता है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, वंस इन क्वार्टर तीनों का मीटिंग होता है। तो आप याद कर लेंगे, यानी रेलवे बोर्ड लेवल का मीटिंग, जोनल लेवल का मीटिंग और डिविजनल लेवल का मीटिंग तीनों का होता है वंस इन क्वार्टर। तो इसको याद करना आसान है। तो प्रेम पर इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लगभग आते हैं वो हमने डील कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है, एक्सपेंडिचर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओवर एज ट्रैक
कह रहा है कि जो हमारा ट्रैक के लाइफ ओवरेज हो चुका है तो उसका रिप्लेसमेंट जो करेंगे इज जनरली चार्ज टू विच फंड, किस फंड के तहत उसको चार्ज किया जाएगा, किस फंड के थ्रू किया जाएगा। तो वो फंड जो होता है दोस्तों जिसका नाम है DRF फंड के तहत किया जाता है। उसका फुल फॉर्म होगा डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसके तहत किया जाता है दोस्तों। इस मतलब जितने भी वर्क जो हमारे होंगे ओवर एज्ड वाले, यानी जैसे TFR करना है आपको, CTR करना है आपको, या फिर परचेज ऑफ टूल्स करना है, TRR करना है, तो ये सारे जो फंक्शन है वो हमारे DRF के थ्रू होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों जो कह रहा है एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज इज चार्ज टू डिमांड नंबर। कह रहा ब्रिज का जो मेंटेनेंस किया जाता है उसको किस डिमांड के तहत किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डिमांड नंबर 4 के तहत किया जाता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में डिमांड पूछता है वो डिमांड नंबर है 4, डिमांड नंबर है 7, डिमांड नंबर है 11 और डिमांड नंबर है 16। दोस्तों ये 4 डिमांड भी आई है, यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। तो जो फर्स्ट वाला है दोस्तों वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क के लिए है। ये क्या है? ये है रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, मेंटेनेंस वर्क ऑफ पीवे वर्क के लिए है ये। जिसमें अब तो आप कह रहे हैं कि ब्रिज क्यों दिया है यहाँ, क्योंकि ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट जो है लगभग पीवे ही देखता है, तो इसलिए इसमें 4 कैटेगरी में आ जाता है। 7 नंबर में आ जाइए, ये है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट। ये क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट। और जो 11 नंबर है वो है स्टाफ वेलफेयर के लिए। ये क्या है? स्टाफ वेलफेयर के लिए है, वेलफेयर के लिए है। और 16 नंबर क्या है दोस्तों? 16 नंबर है लैंड एक्विजिशन के लिए। 16 नंबर जो है वो है लैंड एक्विजिशन के लिए, है ये। तो ये 4 जो पॉइंट हैं वो VVI है। आपको 4 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर और 11 नंबर और 16 नंबर, ये जो चारों डिमांड है दोस्तों वो याद कर लीजिए। आप देखिएगा 70% और 30% में आपको 80 से 90% क्वेश्चन यही 4 डिमांड से आए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू सेल ऑफ पीवी स्क्रैप। कह रहा कि पीवी स्क्रैप को कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसको सेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो दोस्तों जहाँ तक बेचने का बात आता है सेल ऑफ पीवी स्क्रैप, तो वो डिपार्टमेंट का काम है स्टोर डिपार्टमेंट का। हाँ ये अलग बात है कि पीवी जो डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो जनरेट एंड आइडेंटिफाई करके देता है मटेरियल्स को, रिलीज मटेरियल को, और स्टोर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ और ई ऑक्शन के थ्रू क्या करता है? इसको सेल करने का काम करता है। ई ऑक्शन के तहत इसको क्या करता है? सेल करने का काम कौन करता है? स्टोर डिपार्टमेंट करता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा 1। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है अर्नेस्ट मनी या बीड सिक्योरिटी इज डिपॉजिटेड। कर अर्नेस्ट मनी जिसको EMD भी हम लोग बोलते हैं, EMD कब डिपॉजिट किया जाता है? टेंडर जो लेते हैं लोग वो कब डिपॉजिट करेंगे अर्नेस्ट मनी रेलवे को? तो वाइल सबमिटिंग टेंडर, जब वो टेंडर सबमिट करने आएंगे दोस्तों उस समय उनको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा ये भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए देखते हैं दोस्तों, यदि जो वर्क एस्टिमेट है वो अप टू 1 करोड़ है, यदि अप टू 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, तब 2% ऑफ एडवर्टाइजमेंट वैल्यू को देना पड़ता है। 2% ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो वैल्यू है उसका देना पड़ेगा इसको कॉन्ट्रैक्टर को, EMD। और यदि मोर देन 1 करोड़ है, तो मोर देन 1 करोड़ है तो दोस्त देना पड़ेगा 2 लाख प्लस 1/2% ऑफ
जो एक्स्ट्रा एस्टिमेट हो गया, जो बच गया इससे, वो आपको देना पड़ेगा। द एक्सेस ऑफ द एस्टिमेट कॉस्ट 1/2% ऑफ एक्सेस जो हो गया, एक्सेस ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट देना पड़ेगा आपको, एस्टिमेट कॉस्ट। यही है इसका दोस्तों मेन डाटा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि यदि वैल्यू उसका टेंडर का वैल्यू 1 अप टू 1 करोड़ तक है तो 2% ऑफ द एडवर्टाइजमेंट वैल्यू देना पड़ेगा। मोर देन 1 करोड़ है तो 2 लाख प्लस 1/2% ऑफ द एक्सेस वैल्यू। लेकिन इसमें एक और बात लिखा हुआ है, सब्जेक्टेड टू है ये, यानी मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। सब्जेक्टेड टू 1 करोड़ है दोस्तों, यानी जिसको मैक्सिमम भी कह सकते हैं, मैक्सिमम 1 करोड़ है, 1 करोड़, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और इसमें 1-2 पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता है कि जो रिकॉग्नाइज कंपनी है, जो डीप से यदि कोई रिकॉग्नाइज कंपनी है तो उनको पूरी तरह से छूट मिलती है दोस्तों, 100% छूट मिलती है, यानी उनको ईएमडी देने की ज़रूरत नहीं है। पर ये डीप है क्या? तो डीप का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। फिर से सुन लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो है ये, इससे यदि कोई रिकॉग्नाइज्ड है तो उनको कोई भी ईएमडी देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, यदि 100% जो गवर्नमेंट ऑन पीएसयू होते हैं उनको 100% छूट मिलता है, उनको भी, किनको? गवर्नमेंट ऑन पीएसयू जो हैं उनको भी क्या मिलता है? 100% छूट मिलती है। पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। चलिए, तो हमने यहाँ 2 चीज़ देख लिया। जो डीप से रिकॉग्नाइज्ड कंपनी होगी उनको फुल छूट मिलेगी, गवर्नमेंट ऑन पीएसयू जो होंगी उनको 100% छूट मिलेगी, और ये 100 रुपीज़ के नियरेस्ट राउंड में इसको दिया जाता है, राउंड ऑफ करके दिया जाता है, 100 के राउंड ऑफ करके ईएमडी को पे किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, कह रहा है ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी असेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। कह रहा है कि किसी असेट का रिडक्शन वैल्यू क्या होगा यदि उसका असेट ओवर एज हो गया है तो दोस्तों इसका एक प्रकार का डिफिनेशन ये है जिसका डिप्रिसिएशन का ये डिफिनेशन है एक्चुअल में। इसका आंसर होता है डिप्रिसिएशन, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो फंड देखा था DRF, उसमें ओवर एज आइटम को ही किया जाता था, लिया जाता था। यही डी का जो फुल फॉर्म है डी का, इसका ये डिफिनेशन दिया हो जाता है, डिप्रिसिएशन का डिफिनेशन है ये, इसको आप याद कर लेंगे। आंसर होगा डिप्रिसिएशन। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ऑन द विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स गुड एंड सर्विस यानी GST इज नॉट एप्लीकेबल। कह रहा है इनमें से कौन सा है जिस पर GST नहीं लगता है। तो दोस्तों ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पर लगता है यस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर लगता है यस, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर लगता है यस। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो दिया हुआ है, इन सभी पर लगता है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है डैश इज ए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू गिवन फॉर परचेज ऑफ एन आइटम व्हेन नो अदर मेक ब्रांड इज सुटेबल। कोई ब्रांड सुटेबल नहीं है और ना कोई इसको बनाता है, इस प्रकार का आइटम लेने के लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग शॉर्ट में PSC भी कहते हैं। इसको PSC सर्टिफिकेट भी शॉर्ट में कहते हैं। दरअसल ये इसका उपयोग तब होता है जब हम लोग कोई प्रोक्योरमेंट करते हैं कोई ऐसे आइटम का जो रेयर केस में उपलब्ध हो, है ना। वैसे आइटम का उपयोग करेंगे जो रेयर केस में उपलब्ध हो, स्पेसिफिक हो, पेटेंट हो और टेक्निकली यूनिक आइटम हो। तो उसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, PSC का अप्लाई करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा परचेज ऑफ न्यू ट्रैक मशीन यदि नया खरीद रहे हैं तो कह रहा है किसके तहत खरीदा जाता है। क्या वर्क प्रोग्राम के तहत खरीदा जाता है? नहीं। रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के तहत खरीदा जाता है? यस। रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के तहत कोई भी नया ट्रैक मशीन को खरीदा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर नेसेसरली रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। कह रहा कि कौन सा एक्सपेंडिचर है जिसको पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये है
वोटेड एक्सपेंडिचर, इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है और वो भी लोकसभा में ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। लोकसभा में इसकी वो होती है लोकसभा। दोस्तों इसको हम लोग कभी कभी वोटेबल भी कहते हैं। वोटेबल एक्सपेंडिचर है ये। क्या है ये वोटेबल एक्सपेंडिचर है। वोटेबल एक्सपेंडिचर है। और इसमें एक और है जिसको आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 2, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। ये है नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर। नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर है ये, नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर। हालांकि दोनों पार्लियामेंट में पास होती है, लेकिन वोटेड एक्सपेंडिचर के लिए आपको पार्लियामेंट में वोट की ज़रूरत पड़ती है। और जो चार्ज एक्सपेंडिचर है इसके लिए वोट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी पार्लियामेंट से ही इशू होता है, ये भी पार्लियामेंट से ही इशू होता है, दोनों पार्लियामेंट से। पर इसमें लोकसभा में वोट देना पड़ता है, वोट की ज़रूरत पड़ती है। पर चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए कोई वोट की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये सिर्फ डिस्कस होता है और डिस्कस होने के बाद इसको इशू कर दिया जाता है। तो ये 2 प्रकार के हैं एक्सपेंडिचर दोस्तों जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, वोटेज एक्सपेंडिचर और चार्ज एक्सपेंडिचर। और दोनों का जो फंड रिलीज होता है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से रिलीज होता है। दोनों का पैसा कहाँ से होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलीज होता है पैसा, फंड ऑफ इंडिया से। चलिए अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है हमारा, प्राइमरी यूनिट PU ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट इज। जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होता है उसका किस PU के तहत किया जाता है दोस्तों? तो आंसर है इसका PU 32 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है और इजी है और याद करने वाला है सिर्फ। कह रहा जनरल फाइनेंशियल रूल आर फ्रेम्ड बाई, किससे किया जाता है फ्रेम? तो ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जनरल फाइनेंशियल रूल निकाला जाता है। तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के द्वारा दोस्तों ये जनरल फाइनेंशियल रूल पब्लिश किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इन इंडियन रेलवे ऑल द एक्टिविटीज आफ्टर अवार्ड ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट आर डील्ड ऑन ऑनलाइन पोर्टल। कह रहा है कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑनलाइन पोर्टल पे कहाँ अपलोड होता है, कहाँ दिखता है वो? तो दोस्तों वो है इंडियन रेलवे WCMS पे दिखता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका WCM का फुल फॉर्म होगा, WCMS का फुल फॉर्म होगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इंडियन रेलवे का है जहाँ पे दिखता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इन नॉर्मल केस मैक्सिमम हाउ मेनी डेज मेडिकल लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए रेलवे एम्प्लॉय रिसाइडिंग इन एन एरिया कवर्ड बाय रेलवे हेल्थ सर्विस विदाउट प्रोड्यूसिंग द मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम रेलवे मेडिकल ऑफिसर। कह रहा है कि मैक्सिमम कितने दिन की छुट्टी में मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई रेलवे एम्प्लॉय को? तो वो है दोस्तों आंसर 3 दिन तक यदि आप छुट्टी में रहते हैं, सिक में रहते हैं, तो आपको रेलवे मेडिकल ऑफिसर की मेडिकल सिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो है सिर्फ ओनली 3 डेज। जैसे आपको 4 डेज होगा तो आपको फिर रेलवे से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। 3 दिन तक जरूरत नहीं है। ये हमारा एस्टेब्लिशमेंट रूल कहता है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो LDC क्रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम आपको बनाते हैं वो आपको सबसे पहले मिले और आपको जानकारी हो कि वीडियो आ गई है और आपकी तैयारी सिस्टमेटिक ढंग से चले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।